नमस्कार। मैं प्रतियोगिता में सफल छात्रों से बातचीत के क्रम में आज मैं हूँ अयोध्या मुख्यालय से लगभग 34 किलोमीटर दूर सर्वोदय इंटर कॉलेज में। मेरा सारा फोकस इस समय है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है 2 महीने बाद, और उसकी तैयारी करने के लिए मैं जितने सफल प्रतियोगी हैं जो कि कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं पिछली परीक्षा में, उनसे मैं बात करा रहा हूँ आपसे। उन्हीं बातचीत के क्रम में आज हमारे साथ में है प्रमोद कुमार चौबे जी। प्रमोद कुमार चौधरी मैथ से जो है प्रशिक्षित स्नातक हैं। ELT ग्रेड में आपने कार्यभार ग्रहण किया है और पूर्व में भी 7 परीक्षा आप क्वालिफाई कर चुके हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ है, लेकिन एट लास्ट आपने टीचिंग ही चुना। तो पहली चीज़ नमस्कार, ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत बहुत नमस्कार सर, और साथ ही हमारे जितने श्रोता हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार चौबे है। इससे पहले हम बेसिक में एज ए असिस्टेंट टीचर वर्क कर चुके हैं जी। और यहाँ एग्ज़ाम देने के क्रम में बहुत सारी परीक्षाएं को हमने दिया। उसमें से 7 एग्ज़ाम्स ऐसे रहे जो हम कम्प्लीटली क्वालिफाई किए। सबसे पहले हमारा चयन हुआ टेक्नीशियन में इंडियन रेलवे, एंड इसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा सिलेक्शन रहा हमारा टीजीटी झारखंड। चौथा सिलेक्शन हुआ हमारा पीजीटी मध्य प्रदेश। 5वें सिलेक्शन में हम रहे एज ए असिस्टेंट टीचर इन ए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। एंड 5वां हमारा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर PCS 2016 सेकेंड। और 7वां जो जिस पद पे इस समय हम मौजूद हैं वो टीजीटी मैथ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मैथ पे हैं। तो कुल मिला के ये क्रम, जो यात्रा का क्रम रहा, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जीवन में हम लोग जिस बैकग्राउंड से रहे हुए हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचना एक चुनौतीपूर्ण यात्रा मानी जा सकती है। थोड़ा सा परिवार के बारे में हम लोग बताएं तो हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते थे और वहाँ से हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए यहाँ तक पहुँचे। हमारी हाई स्कूल की शिक्षा सरकारी कॉलेज से हुई। इसके बाद फिर इंटर हमने किया। इंटर में मैथ लेने के लिए हमें थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर से विद्यालय की दूरी कुल मिला के 19 किलोमीटर थी एक तरफ से, और 17-18 वर्ष की एज में 38 किलोमीटर साइकिल चला के आना जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जा सकता है। लेकिन उसी चुनौतीपूर्ण कार्य के कारण ही आज हम आपके सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन साकेत महाविद्यालय से हुआ। फिर इसके बाद हमने MSc किया कैंपस से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। वहाँ से बहुत कुछ सीखा हमने। जो चीज़ें बची हुई थी वो बहुत ही अच्छा सर लोगों ने सिखाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं जिन्होंने हमारे इस यात्रा में अपना सहयोग दिया। सहयोग के क्रम में हम कहें तो सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे बड़े भाई जी का रहा। उनके मार्गदर्शन से और ईश्वर की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एक बात और चौबे जी, इससे स्पष्ट हो जाता है आपकी बातों से कि आधार मतलब आप कंप्लीट ग्रामीण परिवेश से हैं। बेस बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता है, काउंट मेहनत करती है, आपका संघर्ष करता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जानना चाहेंगे चौबे जी, आपने सब्जेक्ट मैथ चुना, बहुत बड़ा चैलेंज लिया आपने मैथ ही क्यों चुना? सर, ये हमारा पहले से इस विषय में इंटरेस्ट रहा है। शुरू से ही हम पढ़ रहे थे तो पहले से ही ये दिमाग में था कि मैथ ही विषय को लेकर पढ़ना है। आपको जूनियर लेवल की बात बताएं तो वहाँ हमारे सर जिस चैप्टर से पे रहते थे उससे हम एक चैप्टर से आगे होकर मैथ को लगाते थे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा इसी विषय में रहा है। इसी कारण से हमने इस विषय को चुना है। अच्छा, ये बताइए, कोचिंग, आजकल कोचिंग की बहुत लहर चल रही है और सब्जेक्ट भी आपका चैलेंजिंग रहा। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपको इसमें? देखिए, कोचिंग की बात की जाए तो निश्चित रूप से ये हमें एक दिशा निर्देश देते हैं और हमें किस प्रकार से कार्य करना है ये दिशा तय करते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि केवल कोचिंग से ही सफलता मिल सकती है तो ये सही नहीं होगा। कोचिंग हमें केवल दिशा देती है, जैसे हमारे अध्यापक होते हैं केवल हमें दिशा देते हैं, उसी प्रकार से सफलता पाने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ता है, खुद ही अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। सेल्फ स्टडी अति आवश्यक है। एक चीज़ और बता दीजिए कि आपने सफलता अच्छी पोस्ट आपको मिली और आपने जो संघर्ष किया है, पहले जो सफल हुए हैं, लेकिन क्यों अध्यापक ही क्यों बनना? अध्यापक क्या आपका लक्ष्य था जीवन का? सर, इस विषय में पहले से हमारा इंटरेस्ट रहा है कि हम अध्यापक बनके जो गुण हम अर्जित किए हैं वो बच्चों को सिखा पाएँ।
लोअर पीसीएस का पोस्ट भी हमें मिला, लेकिन इसी कारण से हमने छोड़ दिया कि इस फील्ड में हमारा खुद का अपना एक इंटरेस्ट रहा है। बच्चों को पढ़ाने का अनुभव जो हमें मिला वो बहुत अच्छा रहा, इसी कारण से हमने इस फील्ड को चुना। अच्छा, क्या इंटरनेट के आ जाने से, सोशल मीडिया, यूट्यूब के आ जाने से क्या आपको लगता है कंपटीशन कुछ बढ़ा है? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ जो हम कोचिंग तक जाके तब प्राप्त कर पाते थे, तो हमें इनका सदुपयोग करना है। आज इन सब चीज़ों के आ जाने से जितना हम उपयोग कर पाते हैं, कहीं उससे अधिक हमारा समय इनके दुरुपयोग पे चला जाता है। तो यदि हम अपने आप को नियंत्रित किए रहें तो निश्चित रूप से इनका सदुपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और बताइए चौबे जी कि आज की टीजीटी और पहले की टीजीटी, चूँकि परीक्षा पहले से आप देते आ रहे हैं, हालांकि बाली उम्र में आप नौकरी पा गए, हमारी ढेर सारी शुभकामना आपको। अभी तो आपको आगे भी फैमिली प्लानिंग भी करनी है, बहुत वो भी एक चैलेंज ही आपके लिए आज के समय में। और पहले आपने, चूँकि फैमिली प्लानिंग के बाद थोड़ा सा शायद दिक्कत आ जाती है आपको, जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये बताइए कि पहले की टीजीटी और आज की टीजीटी में आप अंतर कहाँ पाते हैं? सर, बहुत स्तरों पे अंतर हो चुका है। एक तो सिलेबस जो था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, दूसरे जो प्रश्न आते थे उनके स्तर में बदलाव हुआ है। पहले के प्रश्न और अब के प्रश्न में बहुत अंतर आप देखने को पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब के प्रश्नों में तार्किकता अधिक है। यदि आप केवल सोच रहे हैं कि हम रट के क्वेश्चन को कर ले जाएं तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आज रटने के साथ साथ हमको समझना भी होगा कि सवाल को कैसे करना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइए कि परीक्षा भवन में सतर्कता जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, एक टेक्निक होती है कंपटीशन की, जैसे टीचर और कंपटीटर दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो कंपटीटर एक होता है, जैसे आप एकेडमिक, जब आप परीक्षा भवन में जाते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन कंपटीशन का ट्रेंड चेंज हो जाता है। वहाँ पर आपको ज्ञान के साथ साथ में आपको एक टेक्निक होती है। तो परीक्षा भवन में क्या टेक्निक अपनाना चाहिए उसका आप खुलासा करें। सर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और निश्चित रूप से सिलेक्शन ना होने का बड़ा कारण यही माना जाता है कि परीक्षा भवन में हम सतर्कता को नहीं बरत पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जितने ज़्यादा एग्ज़ाम देते जाएंगे, हमारी जो डर होती है परीक्षा के प्रति वो बिल्कुल घटती जाती है, न्यूनता की तरफ होती जाती है। हम जब भी पहुँचे परीक्षा भवन में बिल्कुल निश्चिंत होकर परीक्षा को दें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा केवल कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे अधिकार नहीं है। तो इसलिए इस विचारधारा से यदि हम परीक्षा भवन में बैठें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। साथ ही साथ जो थोड़ी और सतर्कता बरतनी होती है वो ये है कि हम जब भी बैठें कोशिश करें कि अपने पेपर्स को, यदि हमारे पेपर्स 2 घंटे में हैं तो मिनिमम 35 से 40 मिनट या 45 मिनट के भीतर हम एक बार 1 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को देख ले जाएं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें केवल देखने से लग जाते हैं, एक लाइन में लग जाते हैं। वो प्रश्न हमारे, यदि हम 120 तक नहीं पहुंच पाए, शुरू से ही कलम पेन शुरू कर दिए लगाना, तो वो छूट जाते हैं बाद में, और हमें बाद में अपने मन से ऐसे गोला कर देना पड़ता है, और वो आवश्यक नहीं कि वो सही हो जाए। तो यदि ये स्ट्रेटजी हम अपनाएं तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रश्नों को देखें कि किस लेवल के हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हमें दिए जाते हैं कि ताकि हम उसमें फंसे रहें और अपना समय व्यर्थ कर दें, तो हमें उन प्रश्नों को छोड़ना भी है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना है जिसमें 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है। चाहे हम करें, चाहे कोई एक्सपर्ट करे, हर किसी को उन प्रश्नों को करने में समय लगेगा। गणित की भाषा में हम कहें तो इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रेशन यदि करना है आपको तो 2 मिनट 2.5 मिनट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही बेहतर होगा। एक चीज़ और बताइए, बुक्स के बारे में बता दीजिए। कुछ मैथ के प्रतियोगी हैं, कुछ गणित के प्रतियोगी हैं, आपको देख रहे हैं और किताब के बारे में बहुत भ्रमित रहती हैं। स्पेशली यूट्यूब ने, जैसे आपने कहा कि उसका लाभ तो मिल रहा लोगों को, लेकिन उसका नुकसान भी है। भ्रमित करने वाली सामग्री भी बहुत ज़्यादा है इस समय। अपनी उसको प्रोडक्ट को जो है बहुत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोग दुनिया भर के जो है तरीके अपनाते रहते हैं। आप थोड़ा बुक्स के बारे में थोड़ा एडवाइस कर दीजिए। बिल्कुल सर, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें कि बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी किताब्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जहां लोग बताते हैं और हम उस भ्रम में रह जाते हैं कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। बेसिक के लिए बात करें हम तो सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी की सारी बुकें होनी चाहिए। वहाँ के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ना गलत हों। 12th लेवल के जो बुक्स चलती हैं, चाहे उसमें आर डी शर्मा हो, मनोहर रे हो, उन्हें हम रख सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड की बात की जाए
इस एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसके लिए अत्यावश्यक है आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, जो कि 3-4 वॉल्यूम्स में आती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास समय है, थोड़ा और हम समय दे पाते हैं, तो अमित अग्रवाल की किताब बुक्स आती है। और टीजीटी पीजीटी जो अब तक हुए हैं सारे क्वेश्चंस का एक संग्रह बना हुआ है यूथ कंपटीशंस की बुक्स में, जो आज हमें बताते हुए बड़ा हर्ष भी महसूस हो रहा है कि उस बुक में हमने लिखा है और उसमें हमने काम किया है। बहुत सारे बाद के कुछ क्वेश्चंस जो जोड़े गए वो हमारे सहयोगी ने जोड़ा, तो इन बुक्स को भी रख सकते हैं। वो पुराने प्रश्नों का संग्रह है और ऐसे में जो पुराने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो हमारे गलत नहीं हो पाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो पिछले पूछे हुए प्रश्न हैं वो कभी गलत ना होने पाएँ, तभी हम लीड में रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, हम चौबे जी आज इस तरह बोल रहे हैं, शायद आज आप सफल हो चुके हैं। जब कंप्यूटर आप होते तब इस तरह आप सलाह न देते, इसलिए मिलेगा आया हुआ आपके पास, क्योंकि हम भी इलाहाबाद में जैसे तैयारी कर रहे थे तो अगले को ये मान के चलते थे अगला मेरा कंप्यूटर है। लेकिन इसीलिए सफल प्रतियोगी छात्रों से मैं बात में करता हूँ, कोचिंग सेंटर से बहुत कम मैं बात करता हूँ। और एक अंत में एक प्रश्न और है आपसे कि जो पुअर कंडीशन में बच्चे हैं, हालांकि एक चीज़ आप बात से स्पष्ट हो गया कि बहुत बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है, आपका संघर्ष माने रखता है। बेस कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन और इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं कि आपके गरीब हैं कि अमीर हैं, मेन चीज़ होता संघर्ष। प्रतियोगी जो वो हैं आज के समय में जो छात्र हैं जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अंत में एक मैसेज आप दे दीजिए। सर, सभी लोग पूरे मन से, पूरी तन्मयता से और ईमानदारी से मेहनत करें। सफल होने के लिए यही एक माध्यम है, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा और माध्यम नहीं हो सकता। तो हम अंत में यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे मन से लगें। हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो 2 प्रकार से करते हैं, एक तो मन से और दूसरा ऐसे स्वभाव से जो हम करते आते हैं। तो कारण यही होता है हम लोग नहीं हो पाते, इसके पीछे यही कारण है। हमने खुद जो महसूस किया वो यही रहा कि जब हम पूरे मन से लग जाएं, पूरे मनोयोग से लग जाएं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अयोध्या दर्पण से आपने बात किया, ढेर सारी शुभकामना आपको और आगे आपका मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।